बात समझ आ जाएगी, आपने जितना बोला सब कुछ है। सीधे मुद्दे की बात, मैं रजिस्ट्रेशन पे आ रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किसको करवाना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के। अगर मैं एक एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरे यहाँ 20 से ज्यादा वर्कर हो गए, तो मेरे को क्या होता है, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज का पीएफ अकाउंट खुलवाना होता है। सही बात है कि गलत बात है, ये बताओ पहले। मैं आज एक एस्टेब्लिशमेंट चला रहा हूँ, एक वर्क प्लेस चला रहा हूँ, 20 से ज्यादा वर्कर हो गए, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज का पीएफ खाता खुलवाना पड़ेगा कि नहीं खुलवाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका हिसाब किताब ऐसा है कि मैं मुझे क्या करना होगा, ईपीएफओ के ऑफिस में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में एक प्रोफॉर्मा, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन जमा करना होगा कि मेरे ये डिटेल्स हैं और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। तो ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन होता है, इसको प्रोफॉर्मा फॉर कवरेज बोलते हैं, ठीक। और साथ ही साथ क्या करना होता है, फॉर्म 5A जमा कराना होता है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है। पहले आप इस बात को दिमाग में बिठाओ, एप्लीकेशन डालना है, एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, प्रोफॉर्मा फॉर कवरेज बोला जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ आपको एडिशनल क्या डालना होता है, फॉर्म ए डालना होता है, 5A डालना होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन होता है, आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके ऐसा कर सकते हैं। आप बताइए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत, ये बताओ। नहीं सर। बात समझ आई मैंने क्या बोला आपको, कि सिर के ऊपर से गया? सर रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, ध्यान से देख लो, एम्प्लॉयर पीएफ, ये देखो ऐसे ही प्रोसेस पढ़ सकते हो आप। और ये है एक्चुअल में वेबसाइट, देखो unifiedportal.epfindia.gov.in, ठीक है। इसमें आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको वेबसाइट समझ आ गई? यहाँ पे जैसे मैं करूंगा ना, क्लिक हियर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर पीएफ नंबर, ये देखो ये पेज खुल गया, ठीक। अब इस पेज में जाकर मुझे क्या करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है अंदर, और फॉर्म जमा करना है। सिंपल सी बात है, आराम से समझ लो। आपको ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये काम करना होता है। इसमें बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर साइन इन लिखा है ना, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाना होगा और एप्लीकेशन डालना होगा। आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यस सर। एक बार आपने जैसे फॉर्म भरा, तो आपको क्या है, टेम्परेरी पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टेम्परेरी नंबर आपको मिला है, आपसे और डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ठीक है। अब पीएफ अथॉरिटीज क्या करेंगे, आपके आके एक बार इंस्पेक्शन करेंगे प्रीमाइसिस में, कि जो डॉक्यूमेंट में आपने डिटेल्स बताए हैं एक्चुअल में भी वो है कि नहीं है। वंस दे आर सेटिस्फाइड, आपको एक पीएफ अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पीएफ नंबर होगा। अब बोलो ये टफ है क्या? सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया तो आपको टेम्परेरी पीएफ नंबर मिल गया, फिर अथॉरिटीज आई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, और फाइनली आपको क्या है, पीएफ का अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया। कितना क्लियर हुआ ये? कितना क्लियर हुआ, ईमानदारी से बोलो। सर हो गया ये क्लियर। तो हो गया। अच्छे समझ आई बात मेरी? तो अब यहाँ पे हाँ सर। जो एग्जाम में आपसे पूछता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो ये है कि जब आप पीएफ का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जमा करना होता है। यदि आप पार्टनरशिप चला रहे हो तो पार्टनरशिप डीड जमा करते हो। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करते हो, ठीक है। आप कोई दूसरी सोसाइटी चला रहे हो तो अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करते हो। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहे हो तो पार्टीशन डीड जमा करते हो, ठीक है। पहले बताओ, आपको ये समझ आया? आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसका आपको इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन सर्टिफिकेट देना होता है। आप बताइए, इन लाइंस में कोई दिक्कत है कि क्लियर हो गई आपको? क्लियर है सर। ये क्लियर है आपको? उसके अलावा और क्या क्या जमा किया जाता है? तो पहली सेल इनवॉइस, जो भी आपने सामान बेचा होगा उसका बिल,
दूसरा प्रोडक्शन आपका किस डेट से चालू हुआ, तीसरा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, चौथा अगर आपको कोई बिजनेस सर्टिफिकेट मिला है तो वो आप जमा करो। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, हेल्थ अथॉरिटीज से अगर आपको लाइसेंस मिला है वो जमा करो, म्युनिसिपल अथॉरिटीज से कोई लाइसेंस मिला है तो उसको जमा करो। इतने पॉइंट आप पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। इतने पॉइंट आप पढ़ देंगे मोर देन इनफ है। पढ़ के देखिए और बताइए कोई डाउट है तो। इतने पॉइंट पढ़ दोगे तो मोर देन इनफ है। पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है उस सिचुएशन में पंकज। आप अगर एक ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका जितना अभी तक था पीएफ का पैसा वो पूरा आपको रिफंड हो जाए। रिफंड मतलब आप विड्रॉ कर सकते हो उतना पैसा। ठीक, आप बताओ आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आप बताओ ये आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बोलो हाँ या ना। सर आ गया समझ। गुंजा, पंकज, वेदिका, आ गया सर। क्लियर है? तो ये आपका पीएफ का रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद बहुत सारे एडिशनल पॉइंट आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम और याद करने तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सेल्स टैक्स अथॉरिटी के पास पहली बार जो रिटर्न डाले थे उसकी कॉपी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पहली बार रिटर्न डाले थे उसकी कॉपी, स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई परमिशन मिली है खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में उसकी कॉपी। तो आप इसमें पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 5 ध्यान रखना डॉक्यूमेंट में, उससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा पीएफ मैंने बता दिया। आई होप आपको पीएफ समझ आ गया होगा करना क्या है। क्या आपको एक क्लियर है? सब बोलो हाँ या ना। तो मैं आगे बढ़, यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है तो थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, अच्छे से करना होगा। एफसीआरए को, किसको? एफसीआरए, थोड़ा मतलब सिखा दे रहा हूं आपका, आप समझ लो इसको क्या है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, क्या है मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं पहले तो ये बताओ, और एकदम क्लैरिटी से आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ सर। आ रही है। आपको पहले इस वर्ड का मतलब समझना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने शेयर्स, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स by a designated person और ऑर्गेनाइजेशन। बोर मत होना, ध्यान से सुनना, एकदम इजी सा कंसेप्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को कोई सामान, आर्टिकल माने सामान, पैसा या सिक्योरिटी फ्री में मिलती है किसी फॉरेन सोर्स से, तो इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बताना ये चीज सही हो रही कि गलत हो रही है। ठीक है, एक्स नाम का एक पर्सन है इंडिया में, ये आईएएस की पोजीशन पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोजीशन पे। यूएस की एक कंपनी से इसे 10 रोलेक्स की वॉच दी गई है। यूएस की एक कंपनी ने इसे 10 रोलेक्स की वॉच दी है और उसके बदले में कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे सही हुआ कि गलत हुआ, आप बताओ, सही हुआ कि गलत हुआ? इंडिया का एक आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पर्सन है, यूएस की कंपनी ने उसे 10 रोलेक्स की वॉच भेजी है। एक रोलेक्स की वॉच 5 लाख रुपए की आती है। तो क्या एक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं।
तो ये करना डेजिग्नेटेड चाहिए पर्सन को जा रहा है और वो एक मतलब कुछ भी आर्टिकल उसको कुछ भी वॉच दे रहा है, सो एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा वेदिका, एक बात बताओ, तुम एक जज हो, क्या हो? जज। जज हो। एक फॉरेन कंपनी का केस तुम्हारे सामने चल रहा है, ठीक है, ये एक फॉरेन पर्सन का केस तुम्हारे सामने चल रहा है। वो तुम्हारे अकाउंट में एज अ गिफ्ट बोलता है, मैम मैं आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए डाल रहा हूं। तो क्यों डाल रहा होगा ये 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में? सर। आपके उसके अपने बदले फेवर कुछ में ना कुछ फेवर मांगेगा आगे जाकर। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बुरी बात बात है। है। भाई आईएएस बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे कैसे वो पैसा दे सकता है? तो आपको पहले ये समझना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी सामान, करेंसी या सिक्योरिटी जो फ्री में एक फॉरेन सोर्स से एक डेजिग्नेटेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में आ रही है। अब हमारा लॉ ये बोलता है कि इससे क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं हमारे देश में डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमने लॉ बना दिया है जिसे कहा जाता है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जो साफ साफ ये बोलता है कि अगर आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। अब रूल को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बात करते हैं अपन। जैसे हमारा रूल है एफसीआरए 2010, नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट तो नहीं कर रहा है, पर उसके लिए नियम बना दे रहा है। रेगुलेट। तो इसके नियम ऐसे हैं कि यार अगर आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन हो, ठीक है, आपको मैं डेजिग्नेटेड पर्सन की मीनिंग बता दे रहा हूं। डेजिग्नेटेड पर्सन में आते हैं सारे गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन आते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट। जज आते हैं। कौन आते हैं? जज। जर्नलिस्ट आते हैं, ठीक है, एमपीज एमएलएज आते हैं, ठीक है, पर्सन स्टैंडिंग फॉर पॉलिटिकल पोजीशन आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन आता है? ऑफिस बियरर आता है पॉलिटिकल पार्टी का। ऑफिस बियरर मतलब कोई पोस्ट हेल्ड करे हो पॉलिटिकल पार्टी में। सेक्रेटरी या चेयरमैन। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन आता है? कार्टूनिस्ट आते हैं, जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। अब ये सारे लोग ऐसे जो हमारे समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सही बात है, गलत बात है? गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, जज हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एमपी एमएलए हो गए, कोई पॉलिटिकल पोजीशन के लिए स्टैंड हो रहा है, कल को बन गया कोई अच्छा बड़ा नेता, तो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं देश में? पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बियरर, जो कार्टूनिस्ट या जर्नलिस्ट होते हैं, ये सब जो है असर डालते हैं हमारे देश में। तो इनके लिए बोला गया है कि आप फॉरेन सोर्स से एज सच कोई कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रोहिबिशन। सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। तो अभी हमारे कोर्स में हमको एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है ग्रुप 1 में, तो हम एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे। फिर भी एक आध मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। सपोज करो आप जज हो, लेकिन आपने हार्वर्ड लॉ स्कूल में जाके मान लो कोई कोर्स किया जहां से आपको स्कॉलरशिप अमाउंट आया, तो वो तो आपकी मेहनत की कमाई है, वो तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हो, है कि नहीं? यस सर। तो एज सच आप प्रोहिबिटेड हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के डिटेल पे अपने को नहीं जाना है। अब सेकंड थिंग, मैंने आपको एक बात बोली ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। किसको लेकर? ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में आज की डेट में 10,000 प्लस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, ठीक है। अक्सर ये ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ के फॉर्म में काम करती है। किस फॉर्म में काम करती है? एनजीओ। इन एनजीओ को फॉरेन से आता है पैसा, ठीक है, और इन पैसों से भारत में वो अच्छे काम भी कर सकती है, बुरे भी, जैसे भी। तो हमारा एफसीआरए का कहना यह है कि इंडिया में तुम अगर एनजीओ चला रहे हो तो पहले तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अपना करवाओ रजिस्ट्रेशन। क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन। आपको ससम्मान प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और फिर जब आपको सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, तभी आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव करना प्रोहिबिटेड है। तो आज की डेट में जैसे हम लोग सब मिलकर ना एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे जो डोनर्स हैं वो फॉरेन से भी है,
तो इसका हिसाब किताब ये होगा कि पहले हमें क्या करवाना होगा, अपना FCRA रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या करवाना होगा? FCRA रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम इनसे अपने अकाउंट में डोनेशन ले सकते हैं, अदरवाइज डोनेशन नहीं ले सकते। बात कितनी क्लियर हुई आपको, ये बताओ। हाँ सर, अच्छे से हुई कि आधी अधूरी हुई, ये बताओ। आ गई सर। कोई डाउट नहीं है, सभी लोग से पूछ रहा हूं मैं। आपको पूरा FCRA समझ आ गया कि नहीं आया? खिलेंद्र, पंकज, श्रुति, समझ आया कि डाउट है कोई, ये बताओ। सर आ गया। सर आ गया। आ गया? श्योर हो? तो हमें क्या करना है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, ये पढ़ना है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा और किन शर्तों पे मिलेगा। तो मैं अब सीधे इसको आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है उस पर आओ। अगर आपको FCRA रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, आप कौन हो? आप ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सबसे पहली बात तो आपका एक कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल या रिलीजियस प्रोग्राम चलना चाहिए, मतलब समाज सेवा के लिए काम कर रहे हो आप। May obtain FCRA registration और receive foreign contribution through prior permission route। किसकी परमिशन? गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, और जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप कर सकते हैं। It is preferable for an FCRA applicant to be a trust। किस फॉर्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? या तो ट्रस्ट होना चाहिए, या तो सोसाइटी होना चाहिए, या तो सेक्शन 8 कंपनी होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है आप बताओ मेरे को। सर एनजीओज वगैरह जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रहती है। चैरिटेबल कंपनीज, ठीक है। आगे शर्त यह है कि द नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी मस्ट आल्सो हैव बीन इन एग्जिस्टेंस। जो प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं रहती हो। क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली, ये क्लियर है आपको। अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, इसको बने कम से कम 5 साल हो चुके हो, तभी वो FCRA के लिए अप्लाई कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात तो कल्चरल, सोशल या इकोनॉमिक वर्क कर रही हो, किस फॉर्म में होनी चाहिए? ट्रस्ट के फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में, सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में। प्लस ये ध्यान रखना है कि आपको बने 5 साल हो चुके हैं, एग्जिस्टेंस में 5 साल हो चुके हैं, और इससे पहले आपने कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं किया है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, आप बताओ सर बात समझ आई कि नहीं आई? करना क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है किस फॉर्म में होनी चाहिए? ट्रस्ट के फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में, सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में, और प्लस इसमें बोला गया एग्जिस्टेंस को कितने साल हो चुके हो कम से कम आपके? 5 years। आपको ये बात क्लियर हो गई ना बेटा, ये बताओ क्लियर हो गई? हाँ सर। प्लस आगे ये बोला जाता है कि आपको ये भी देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन पाने से पहले आपने समाज सेवा के काम में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए हैं पिछले 3 सालों में। आप ये अटेस्ट करवा के लाओ। आप बोल रहे हो ना फॉरेन से डोनेशन चाहिए, तो पहले उतना नाम भी तो आपका होना चाहिए। तो आपकी संस्था को बने 5 साल हो चुके हो, और उसमें से पिछले 3 सालों में आपने 10 लाख रुपए के ऊपर आपने कम से कम खर्चा किया है अपने किसी भी एक एम या ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब समाज सेवा के लिए। आप बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। अच्छे से क्या रही अधूरी? सर अच्छे से। कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा, ये एकदम क्लैरिटी से आपको समझ आ गया ना? एकदम क्लैरिटी हाँ, से है कि डाउट है? बताओ ईमानदारी से बोलना, समझ आ गया ना? आ गया सर। चलो अब क्राइटेरिया पे आ जाओ। ये क्राइटेरिया VVIMP है, ठीक। आपने FCRA एप्लीकेशन डाला, बहुत अच्छा किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन देने से पहले कुछ चीजें चेक की जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इजी है तो आपको परेशानी भी नहीं जाएगी। सबसे पहली बात, जिस पर्सन ने, पर्सन मतलब कौन? मैं हो सकता हूं, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट, वो फिक्टिशियस या बेनामी नहीं है, मतलब फर्जी पर्सन नहीं। जैसे अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रजिस्ट्रेशन लेने गया तो मेरा सर्टिफिकेट फेक नहीं है। आप बताओ, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर आ गई। आ गई। दूसरा, मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से रिलीजियस कन्वर्जन के काम में नहीं लग गई है,
हम कहीं से भी धर्म परिवर्तन का काम नहीं करवाते। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरा, हम कभी भी दंगे फसाद या कम्युनल टेंशन बढ़ाने में भागीदार नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट, हमारे ऊपर फंड के मिस यूटिलाइजेशन का कभी कोई आरोप नहीं लगा है। कोई दिक्कत? ये क्लियर है? 4 पॉइंट फिर से रिपीट करूं? अगर लास्ट वाला। मैं या मेरी एंटिटी एप्लीकेशन डाले है ना, तो कुछ बातों को या कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। हम फर्जी नहीं है, पहली बात। दूसरा, हम धर्म परिवर्तन का काम नहीं कराते। तीसरा, दंगा फसाद नहीं कराते। चौथा, हमारे ऊपर पैसों के घोटाले के आज तक कोई आरोप नहीं लगे। ठीक है, क्लियर है? हम फंड डाइवर्ट नहीं करते हैं। यस सर। जो पुराने डोनेशंस भी है, ईमानदारी से हमने उसका इस्तेमाल किया है, कोई घपला नहीं किया है। देन हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीस को बढ़ावा देती है, हम वायलेंट मेथड का यूज नहीं करते, तोड़फोड़ नहीं करते। कितना क्लियर है? यस सर, क्लियर। देन हम अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमको आगे रिसीव होगा, उसका इस्तेमाल हम पर्सनल गेन के लिए नहीं करेंगे या अनडिजायरेबल पर्पस के लिए नहीं करेंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। पर्सनल गेन के लिए नहीं करेंगे इस्तेमाल। देन हमने किसी भी लॉ को आज तक नहीं तोड़ा है। ठीक है, हमें प्रोहिबिट पहले भी नहीं किया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। हम कोई डेजिग्नेटेड पर्सन नहीं है, हम एक संस्था है जो सामाजिक काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने से कभी भी प्रोहिबिट नहीं किया गया है। आपको बताओ क्राइटेरिया सारे समझ आए कि नहीं? हम फर्जी नहीं है, बेनामी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन नहीं कराते हैं। तीसरी बात, दंगे फसाद नहीं करवाते हैं, पैसों की हेराफेरी नहीं करते हैं। ठीक है, हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, हम पर्सनल गेन के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने अभी तक कोई भी लॉ को कंट्रावीन नहीं किया है या तोड़ा नहीं है। हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने से पहले भी कभी प्रोहिबिट नहीं किया गया है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। यस सर। देन हम पर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पर्सन पर कोई भी क्रिमिनल केस या कोर्ट में केस चल नहीं रहा है, ना ही पेंडिंग है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं, ये आधा पॉइंट काट दो, ऊपर वो कवर हो गया। तो ये मेन क्राइटेरिया है। पॉइंट ए कि हमको इनमें से कुछ भी नहीं होना है। पॉइंट बी, जब हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो हम इसका इस्तेमाल देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने के लिए नहीं करेंगे। देश की एकता अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इलेक्शंस पे कोई नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्री जुडिशरी दिखा है ना, इसका मतलब था हार्मफुली, कि अगर हमको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया तो इन पर हम असर नहीं डालेंगे। देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पर, देश की सिक्योरिटी पर, पब्लिक इंटरेस्ट पर, इलेक्शन के फेयरनेस पर, दूसरे देशों से रिश्ते खराब नहीं होंगे। और चौथा या आखिरी, हम हार्मनी बनाए रखेंगे, देश की हार्मनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो बहुत आसान है। पॉइंट नंबर ए है कि जो भी एप्लीकेशन डाल रहा है उनको ये क्राइटेरिया पूरे करने हैं। पॉइंट नंबर बी, जो भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेंगे उससे देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, पब्लिक इंटरेस्ट को, इलेक्शंस को, दूसरे देशों से रिलेशन को, और जो हार्मनी है हमारे देश में, जो भाईचारा है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आप बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो। आ गई सर। आ गई। तीसरी बात, जो हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेंगे उससे हम किसी तरह का ऑफेंस नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, किसी इंसान की लाइफ और सेफ्टी को हार्म नहीं करेंगे। आप बताइए कितना क्लियर हुआ आपको? क्लियर है। अच्छे से ये पूरे क्राइटेरिया क्लियर है? टफ लगा क्या? आप ये बताओ, एफसीआर है आपको? नहीं सर। एफसीआर नहीं समझ सर। आ गया अच्छे से बेटा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ सर। अच्छा, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करें अपन? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन डालना था फॉर्म FC3 में। इसकी ना नोटिंग कर देना अलग से, FC3 की। ठीक है, ये मत भूलना, नोटिंग कर देना। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, तो पहले ध्यान रखो फॉर्म FC3 और साथ में कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्लस अगर आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन कराना है तो नीति आयोग द्वारा दिया हुआ आपके पास दर्पण ID होना चाहिए। ये अमेंडेड कंसेप्ट अभी 2019-20 में आया है, पहले ये नहीं हुआ करता था।
ठीक है, आपको दर्पण आईडी देना होता है नीति आयोग की वेबसाइट से जाके। ये सेपरेट पॉइंट है, इसको अलग से ध्यान रखना। आपको शायद 2 मार्क्स में पूछ दे कि अगर किसी एनजीओ को एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना है तो कौन सा आईडी देना पड़ेगा, तो दर्पण आईडी ध्यान रखना। अदरवाइज पैटर्न यही है, फॉर्म FC3 जमा करो और उसके साथ डॉक्यूमेंट जमा करो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे? सबसे पहला सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एसोसिएशन। आपकी सोसाइटी है कि सेक्शन 8 कंपनी की ट्रस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी, ताकि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जान सकें। पिछले 3 सालों से आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट, पिछले 3 सालों से आप कर क्या रहे हो, पिछले 3 सालों से आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपने खर्चा किया भी है कि नहीं किया समाज सेवा के लिए। कितना खर्चा करना पड़ता है समाज सेवा के लिए, बताओ? 10 10 lakh लाख in the last 3 years. 3 years. डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम आर्टिकल, 3 सालों की एक्टिविटी रिपोर्ट की समाज सेवा के लिए क्या क्या किए हो, और चौथा आपको अपना ऑडिटेड अकाउंट देना होगा जिसमें आप क्लियरली बताओगे क्या खर्चा आपने किया पिछले 3 सालों। अब इतनी चीजें जमा करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 5 साल जब खत्म हो जाएंगे आप, तो इसके रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कितना क्लियर हुआ ये आपको? ये कितना क्लियर है? आपने एक बार अप्लाई किया, आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिल जा रहा है। ठीक, और आप इसे चाहे तो 5 साल बाद रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू कराने के लिए आपको 6 महीने के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। पूरा सर। एफसीआरए कितना समझ आया आपको? पीएफ और एफसीआरए अच्छे से आ गया कि डाउट है? हाँ सर, आ गया। आ गया, तो आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको आप शांत मन से कर दो। मंडे से थोड़ा क्लास का टाइमिंग मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है, एक सेशन हमारा जो होगा वो पढ़ने के लिए होगा, और एक सेशन जो होगा वो प्रैक्टिस के लिए होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, टाइम अलग अलग रखेंगे, इतना गैप रखो कि कम से कम जब मैं पढ़ाऊं तो उसके पढ़ सको, तभी तो प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे Yes, 2 sir. सेशन कर दे रहा हूँ, चल जाएगा? हाँ Yes. सर चलेगा। हाँ ठीक, सर। तो मंडे से आप तैयार रहो। 2 सेशन में आपको टाइम मैसेज कर दूंगा। कल तो मैं नहीं दे रहा हूँ कि क्लास, कल छुट्टी है आपकी। मंडे से यस आप सर। 2 सेशन कर दे रहा हूँ। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन आपको तुरंत कुछ समय बाद बनाने हैं उसी दिन में। ठीक है, ओके Yes, sir. सर। ये आप कर लो। ठीक है बेटा, यस आप सर। थैंक यू सर। Sir,